मॉस्को पर यूक्रेन के हमलों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रूस ने पलटवार कर कल रात कीव पर तबाही मचा दी है। इसी मिसाइलों और ड्रोन से सारी रात कीव पर हमले किए गए और लगातार कीव में आग की लपटें रिहायशी इलाकों में आगोश में लेती रही और इन हमलों की वजह से कीव और आसपास के इलाकों में घंटों तक अंधेरा छाया रहा। अब सबकी नजरें टिकी हुई है फ्लोरिडा में, जहां पर रविवार को होने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात क्या निर्णय लेगी ये भी देखना होगा। सवाल यही है कि क्या ये साल खत्म होते होते तबाही रुक जाएगी या फिर बड़ी तबाही का आगाज हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक। सारी रात हुई बमबारी, शहर में तबाही भारी। कल ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, युद्ध विराम पर बनेगी बात। अंधेरे में डूबी यूक्रेन की राजधानी कीव की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात इस शहर ने किस कदर हमले झेले होंगे। पूरी रात इस शहर पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन से बमों की बरसात होती रही। हमले इतने भीषण थे कि इनकी आवाज दूर के इलाकों तक गूंजती रही। लगातार हो रही बमबारी से जगह जगह आग लग गई, शहर की बत्ती गुल हो गई और राहत दलों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। रूस ने ज्यादातर हमले रिहायशी इलाकों में किए थे, लिहाजा लोगों को भागकर शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी। रूस ने कई किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइलें, 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और कई कैलिब्र क्रूज मिसाइलें दागकर यूक्रेन की राजधानी में हड़कंप मचा दिया। सारी रात कीव में सायरन बजते रहे और यूक्रेन का आसमान रूसी मिसाइलों और ड्रोन से चमकता रहा। रूस ने रात भर हमले जारी रखे और फिर सुबह भी ड्रोन और मिसाइलों से तबाही की। इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही। रूस ने ये हमले यूक्रेन के उन हमलों के जवाब में किए हैं जिसमें उसे मॉस्को और आसपास के इलाकों में काफी नुकसान झेलना पड़ा था। एक तरफ दोनों देश एक दूसरे पर बमों की बरसात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जेलेंस्की का दावा है कि पीस प्लान की 90% शर्तों पर सहमति बन चुकी है, बाकी 10% पर ट्रंप के साथ बात हो रही है। जाहिर है इस 10% में सुरक्षा गारंटी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ट्रंप इस मुलाकात पर वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि देखते हैं जेलेंस्की क्या लेकर आते हैं, आखिर उस पर मोहर तो मेरी ही लगनी है। फिलहाल तबाही के इस दौर के बीच एक बार फिर ये उम्मीद जगी है कि 2025 खत्म होते होते शायद संघर्ष विराम पर सहमति बन जाए। आज तक ब्यूरो। रूसी हमले में सीधा असर पड़ा है यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रणों पर, जहां पर लगातार रूस की तरफ से टारगेट किए गए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे में कीव इलाके में यानी राजधानी कीव में ही 7 ऊर्जा संयंत्रणों पर भारी नुकसान हुआ है, जिससे कीव के जो पावर सप्लाई है उसे काफी ज्यादा उस पर असर पड़ा है। खबरों की माने तो रूस ने इन सभी को यूक्रेन की ओर लक्ष्य करने के सेट कर दिया है और आने वाले वक्त में यूक्रेन पर और भी बड़े हमले हो सकते हैं। यानी अगले 1-2 दिन में यूक्रेन पर बड़े ताबड़तोड़ हमले करने की फिराक में है रूस। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए इससे पहले भी जो कीव है उसके पावर सेक्टर पर बड़े हमले किए गए और एक बार फिर से बड़ी मिसाइलों से रूस और भी आत्मघाती हमले कर सकता है। देखिए इस खबरों पर हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गोयल सर भी है और संजय सोई सर भी हमारे साथ। सुरेश गोयल सर, एक तरफ तो बातचीत की टेबल सज चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार के ये हमले रूस की किस स्ट्रैटेजी को दर्शाते हैं? देखिए रूस का अपना जो स्ट्रैटेजी है कि उसको क्या चाहिए नेगोशिएशन में, उसने काफी क्लियर कर दिया है। उसकी जो कंडीशंस है जो अभी तक इम्यूटेबल अनचेंजेबल रही है कि एक तो यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा और दूसरा उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए जिन एरियाज पर रशिया ने अभी तक कब्जा किया है वो एरियाज रशिया के कंट्रोल में रहेंगे। क्लियरली उन एरियाज में जो है खार्किव है, डोनबास है, ये जो ब्लैक सी के आसपास के एरिया है
वो रशिया अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। यूक्रेन को वो एरियाज वापस चाहिए, सारे नहीं, कुछ एरियाज उसको वापस चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को खतरा ये है कि अगर ब्लैक सी से उसका एक्सेस खत्म हो जाएगा तो उसके ट्रेड के ऊपर, उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। अब इसके साथ में जो नेगोशिएशन चल रही है, मुझको जो सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन अल्टीमेटली कुछ टेरिटरीज रशिया के पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन देखिए सुमित, एक जो बड़ी चीज है जिसके बारे में अभी तक ना तो यूएसए बात कर रहा है ना यूक्रेन बात कर रहा है, लेकिन यूरोप में इसके लिए काफी एक तरह की घंटी बजनी शुरू हो गई है। वो सीधी इसलिए कि अगर यूक्रेन इसमें सीज फायर मानने को तैयार हो जाता है और टेरिटरी, जो जमीन का इलाका, वो रशिया के पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये एक तरह से यूक्रेन की हार होगी। और जब यूक्रेन की हार होगी तो यूरोप को खतरा महसूस होगा। आप याद करिए कि यूक्रेन की जो वॉर शुरू हुई थी, चाहे अटैक पहले रशिया ने किया हो, लेकिन यूरोप को जो यूक्रेन को जो एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था, वो यूरोप था सर। उसको और अभी भी यूरोप जो है जी, एक चीज और अभी भी यूरोप जो है $100 बिलियन उसको देने को तैयार है कि वो जंग आगे जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सर बने रहिए हमारे साथ। पिछले 24 घंटे में कैसे कोहराम मचा हुआ। दरअसल सबसे पहले अगर बात करें, रूस का Tu-95 जो बॉम्बर्स है, वो सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में एक है। वो लगातार इलाकों में सक्रिय हुआ है। यूक्रेन के साथ युद्ध के मद्देनजर रूस ने इस अपग्रेड कर खतरनाक इसको बना दिया। यानी ये वो बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल अगर हुआ तो निश्चित तौर पर तबाही का मंजर कोई सोच भी नहीं सकता। और अब 1950 के बाद के दशक से रूसी सेना लगातार इसके पहले, यानी जो अब ये 95 है, इससे पहले 90 इस्तेमाल करती थी और उसको अपग्रेड करने के बाद 95 इस्तेमाल कर रही है। 2015 में ISIS के खिलाफ लगातार इसका प्रयोग रूस की तरफ से किया था। KH-101 और KH-102 जैसी मिसाइलें इसमें तैनात है, जिनका आप कह सकते हैं इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा घातक होता है। इसके अलावा टर्बोजेट की जगह इसमें लगे हैं ताकतवर टर्बो पॉइंट इंजन जो NK-12 MPM के हैं। यानी आप मानिए कि इसकी क्षमता कैसी है, जिसका इस्तेमाल अगर रूस करता, और ये रूस दिखाने के लिए साथ साथ नाटो देशों को डराने के लिए भी करा। परमाणु क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से सामने पुराना लेकिन विशालकाय होने के साथ साथ ये इतना मैसिव आप कह सकते हैं बॉम्बर्स है जिसका इस्तेमाल रूस बहुत लिमिटेड करता है। और ये एक बार में 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी इसका खतरा सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा, नाटो के दूर दराज के इलाकों में भी होगा। और शायद इसी वजह से इसके उड़ान भरने के बाद, इसके आ जाने के बाद नाटो देशों में खलबली मची हुई है। इसके बाद बेयर के माने तो मशहूर ये विमान 1925 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला बम वर्षक विमान है, बॉम्बर है। इसका टेल गनर पिछले से हमला करने वाले विमानों की धज्जियां उड़ा सकता है। यानी आप मानिए इसकी क्षमता हम आपको बता रहे हैं। बॉम्बर्स का इस्तेमाल हमने देखा है ऐसे युद्ध में होता है जहां पर सिर्फ मकसद होता है अब तो तबाही ही होगी, अब आगे पीछे फॉल बैक करने की कोई सिचुएशन या कोई परिस्थितियां नहीं है। बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसे बॉम्बर का इस्तेमाल, ऐसे बॉम्बर का इंट्रोडक्शन इस वॉर के अंदर रूस की तरफ से क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल सुमित जी, ऐसा है कि जैसे अभी फ्लोरिडा में मीटिंग है, उसके पहले कुछ एक्शंस रूस ले रहा है लगातार। कितना भयंकर बम्बार्डमेंट अभी उन्होंने कीव में किया है, जिससे कि कीव की एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी सवालिया निशान उठ गया है कि किस प्रकार का जो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नेटो ने और पैट्रियट सिस्टम दिया हुआ है, वो सब कीव को बचाने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन आए हैं। दूसरा, जो Tu-95 की जो फ्लाइट है, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये एक तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक गेम चेंजर के तौर पे आ जाता है, जब आता है कि बहुत ही गहरी बंकर में भी कोई छुपा हो, जैसे कि हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा गया था, या मजबूत डिफेंसिव हो या स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, उनको टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और देखिए 15,000 किलोमीटर तक अगर जाता है तो कहीं भी पहुंचने में सक्षम होता है। और जब ये उड़ता है तो साथ में इसके पूरा एक पैकेज चलता है, इसके साथ फाइटर और बाकी जैमर्स वगैरह सभी चलते हैं, जो कि इसको एक प्रोटेक्शन देते हुए और उस इलाके को पूरे डोमिनेट करते हुए चलते हैं। तब ये बॉम्ब गिराता है और एक तरह से बिल्कुल सही कह रहे हैं, तबाही ले आता है। और अभी जिस प्रकार की तबाही है, ये ट्रेलर है, ये रशिया ने मैसेज दिया है कि अभी बात मान जाओ, फ्लोरिडा में जो मीटिंग है, ये अगर नहीं मानेंगे तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए और ऐसा लगता है ओशनिक का
आपको क्या तैनाती की बात कर लीजिए, बॉम्बर्स का इंडक्शन कर लीजिए, बॉम्बर का फ्लाई होना, ये सारे संकेत व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक प्रेशर पॉइंट भी होते हैं, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि नाटो देशों के लिए।